बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम नीड ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ्स इस पे बात करेंगे। ये 2020 CSS के ऐसे पेपर का टॉपिक था और इसलिए ये एक अच्छा टॉपिक है कि इसमें आप मुख्तलिफ डायमेंशन से इसको देख सकते हैं और मुख्तलिफ मटेरियल इसमें आप डाल सकते हैं जो कि रेलेवेंट है और एक लिहाज से ओपन टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स। इसका जवाब यस में है और क्यों हमें ज़रूरत होती है। फिर सबसे पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद आप इसमें इसकी लिटरेचर जो है वो साफ सिर इसमें दो होते हैं पर्सन। टू काइंड ऑफ पर्सन आर इन्वॉल्व इन लिटरेचर, वन हु इज द ऑथर एंड सेकंड हु इज द रीडर। दोनों के लिए फिर ज़रूरी है। लिटरेचर की ज़रूरत ऑथर के लिए क्यों है, रीडर के लिए क्यों है। तो सबसे पहले तो इसकी लिटरेचर की डेफिनेशन आपको आइडिया होनी चाहिए। अगर आप डिक्शनरी पे देखेंगे या मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी है जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर एंड वाइड है कि हर वो चीज़ जो रिटन वर्क है वो लिटरेचर ही है। यानी हर वो चीज़ जो अल्फाज की शक्ल में है उसको लिटरेचर ही बोलते हैं। लिटरेचर सिर्फ पोइट्री को नहीं कहते, कोई ख़ास नावल ड्रामा को लिटरेचर भी कहा जाता है। बट इवन अगर आप फिज़िक्स का कोई बुक है तो वो फिज़िक्स का लिटरेचर कहलाएगी। केमिस्ट्री की बुक है तो वो हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक लिटरेचर है। अगर कोई रिलीजन के ऊपर किताब है तो उसको रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। अ, जिस तरह हम उर्दू में मजहबी लिटरेचर कह देते हैं। तो लिटरेचर जो है वो हर वो लिखी हुई फॉर्म में हर चीज़ जो है वो लिटरेचर की डेफिनेशन में आती है। तो अगर इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन को ले लें तो फिर पूरा का पूरा इल्म जो किताबों की सूरत में पहुंचा है हम तक, वो सारा का सारा लिटरेचर ही है। तो इस हिसाब से हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है अगर हम इस डेफिनेशन को लेके चलते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। आप देख लें उसमें पहली आउटलाइन। अच्छा, जो इसमें रेड कलर्स हैं वो आपको समझाने के लिए हमने ऐड किए हैं ताकि आपको समझ आए। वो एक्सप्लेन करने के लिए हैं कि टेक्निकली ये चीज़ क्या है। तो इंट्रोडक्शन की आउटलाइन, वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ बिकॉज इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये इंट्रोडक्शन का एक हमने जिस्ट दे दिया है और इंट्रोडक्शन की आउटलाइन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ वन और टू सेंटेंसेस। दूसरा आउटलाइन ये दी है, प्लेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर इन इट्स context, not as important as water or oxygen, but it is surely as important as salt for the meal। अच्छा, कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं इंसान की जो बहुत बेसिक नीड्स हैं, जैसा कि पानी है, जैसा कि ऑक्सीजन है, जिनके बगैर हमारी मौत वाक़या हो जाती है। लिटरेचर जो है वो इंसानी ज़िंदगी की क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान मरता नहीं है। ये तो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि आप कुछ ऐसी नीड्स हैं जिनके बगैर आप जिंदा रहते हैं, जिनको जो पूरी ना भी हो बट क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है। जिसमें से आप लेट से बेसिक नीड्स में आप पानी कह लें, फूड कह लें, या स्लीप कह लें, या सिक्योरिटी कह लें। बट जो आपकी एस्थेटिक्स नीड्स हैं, जो आपकी इससे आगे एडवांस नीड्स हैं, वो अगर आपकी पूरी नहीं होती तो उससे आपकी बायोलॉजिकल डेथ वाक़या नहीं होती है। तो इस लिहाज से ये एक पैराग्राफ है जिसमें इसकी ज़रूरत को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि फिक्स किया गया है कि किस हद तक ज़रूरत है। फिर आगे, वाई वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स एज रीडर्स, कि एक रीडर की ज़िंदगी में हम अगर रीडर हैं तो हमारी लाइफ में लिटरेचर क्यों ज़रूरी है। अब ये सारी इसकी कोई 12 के करीब इसकी पॉइंट्स हैं और ये 12 की 12 बॉडी पैराग्राफ्स ही बनेंगे।
सबसे पहले हमारे ज़हनों को ये वसी करता है, किताबें पढ़ना, लिटरेचर से टच रहना, वो हमारे माइंड्स को ओपन करता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पैदा करता है, हमारे अंदर दूसरों के जो कल्चर्स हैं, बिलीफ्स, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, हम अ, दूसरों को समझ सकते हैं, हम दीगर मज़ाहिब को बारे में जो तअस्सुब है वो ख़त्म होता है। इट ब्रिंग्स इंटेलेक्चुअल क्लियर। फिर इसका फ़ायदा ये भी है कि इसकी एक ज़रूरत इसलिए भी है कि ये जनरेशंस का एक्सपोज़र है। लेट्स से अगर पिछली जनरेशन का नॉलेज हम तक किताबों के ज़रिए ना पहुँचे, तो अभी तो ख़ैर जो नॉलेज है उसके सोर्सेज़ भी चेंज हो गए हैं। अभी तो सीडीज़ की फ़ॉर्म में या इंटरनेट या ई स्पेस पे ई बुक्स की फ़ॉर्म में ये नॉलेज मौजूद है। लेकिन जो इल्म का बहुत बड़ी बुनियाद है वो तो किताबों की शक्ल में ही आगे ट्रांसफ़र हुई है, जो कि आज से आप 2-3 डेकेड्स पहले चले जाएँ, तो किताबें ही वो वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज थी जो कि ट्रांसफ़र होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। फिर इसमें लेसन्स ऑफ हिस्ट्री हैं। अगर कोई बंदा किताबें नहीं पढ़ता तो वो फिर जो आप अपने से पहले वाली जनरेशन्स को के एक्सपोज़र को नहीं जान सकता। और लेसन्स ऑफ हिस्ट्री में हिस्ट्री की जो पूरे लेसन्स हैं कि वो सारे आप तक लिटरेचर के ज़रिए पहुँचते हैं। इंस्पिरेशन टू डू मोर, बहुत सारा इंस्पिरेशनल काम हो रहा है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है, दूसरों की नाकामियों से भी आप सीखते हैं और आपको पता चलता है कि किस तरह कोई बंदा नाकाम हुआ और उसने काम को एफर्ट्स किए और फिर कामयाब हो गया। तो बहुत सारी बायोग्राफीज़ जो मौजूद हैं, वो आपको इंस्पायर करती हैं। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपको अपने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स की अवेयरनेस होती है। और अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपकी राइटिंग स्किल भी बेहतर होती हैं, आपकी सोच निखरती है, आपकी राइटिंग स्किल बेहतर होती हैं और आपके अंदर नए आइडियाज़ आते हैं। मसलन अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में लिटरेचर पढ़ते हैं और आप अपडेटेड रहते हैं, तो आपको ये लिटरेचर ही बताता है कि कौन से नए तरीके हैं फार्मिंग के और कौन से ऐसे वाटर एफिशिएंसी एफिशिएंट यूजेस ऑफ वाटर के कौन से तरीके हैं। साइंटिफिक लिटरेचर से अगर आप टच रहते हैं तो नए-नए साइंसी आइडियाज़ आपको मिलते रहते हैं। इसके बाद व्हाई वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स एज़ राइटर्स। तो राइटर्स के बारे में ये है कि अ, ये उनके लिए इट इज़ अ टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। वो अपनी बात कर सकते हैं। वो सेल्फ एक्सप्रेशन अ, अपने अंदर की जो सोच है, जो ख़्यालात हैं, उनको दूसरों तक ट्रांसफ़र करना और जो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, जिनका इल्म होता है और चाहते हैं कि वो अपने इल्म को शेयर करें, तो उनके एक्सप्रेशन का एक ज़रिया है। वो अल्फ़ाज़ की शक्ल में अपने सोच को सफ़ों पे लाते हैं और किताबों की फ़ॉर्म में दूसरों तक ट्रांसफ़र करते हैं। एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ कैथारसिस है। अगर आप अपने ख़्यालात का इज़हार ना कर सकें, तो फिर ये एक घुटन का एहसास पैदा करता है, बहुत सारे ज़हीन और रोशन ख़्याल दिमागों में। और इसके बाद इसमें आता है ए मीडियम ऑफ पासिंग नॉलेज टू द कमिंग जनरेशंस, ये उसी से लिंक करता है जो हमने पहले बताया। एंड राइटर ए राइटर लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ रीडर्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जो बड़े-बड़े राइटर्स हैं, अ, बहुत सारी मिसालें हैं, वो किताबें लिखीं, अपना नॉलेज किताबों सफ़े करतास पे जब उतारा, तो वो हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गए। आज तक हम उनके नामों से इसलिए वाकिफ़ हैं कि उन्होंने किताबें लिखी और उनकी किताबें हम तक मौजूद हैं, अभी तक भी मौजूद हैं। फिर इसमें आगे आप कुछ मिसालें ऐड कर सकते हैं कि जब किसी ख़ास किस्म के लिटरेचर ने कोई ख़ास इम्पैक्ट डाला हो मैनकाइंड पे, तो इस पे हम डिवाइन लिटरेचर की बात कर सकते हैं कि जो इस्लामी लिटरेचर है, कुरान पाक की शक्ल में जो लिटरेचर, डिवाइन लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं, उसने दुनिया के अंदर क्या इनकलाब बर्पा कर दिया और कैसे एक नया मज़हब जो कि तौहीद के ऊपर और
और बेसिक प्रिंसिपल जो थे उसके फलाह इंसानियत और इबादत और लोगों के मामलात का ख्याल रखना, इस तरह के कंसेप्ट पे मुश्तमिल था। और ऐसे दौर में आया जब जिसको दौर जahलियत कहते हैं, उस दौर में इन द एरा ऑफ डार्कनेस दैट डिवाइन लिटरेचर lit the lamp of guidance and knowledge। तो इस तरह इसकी आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप सोचें तो सैयद अहमद ख़ान की जो लिटरेरी सर्विसेज हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी मुख्तलिफ किताबों से, उस दौर में मुसलमानों को जिस तरह एक मायूसी की कैफियत से बाहर निकाला, जब वो मुकम्मल तौर पे मायूसी की गहराइयों में जा चुके थे और उनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हिंदुओं की मेजॉरिटी के तहत उनको ये एक उस ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अब लग रहा था कि वो हमेशा के लिए महकूम हो जाएंगे। और उस दौर में उन्हें किताबें पढ़ना और मॉडर्न लिटरेचर की तरफ जाना भी बंद कर दिया था। तो इट वॉज सैयद अहमद खान जिसने कहा कि नहीं, आप नॉलेज की तरफ आएँ और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर आप तालीम हासिल करें। तो उसका जो इम्पैक्ट आया, मुसलमानों की रिनाइसेंस हुई, मुसलमान दोबारा संभले और उन्होंने अपनी हालत को चेंज किया। तो ये उनकी लिटरेरी सर्विसेज की आप मिसाल दे सकते हैं। फिर इल्लामा इकबाल की शायरी इटसेल्फ बहुत बड़ा लिटरेचर है, और उसमें आपको उम्मीद मिलती है, खुद ही का लिटरेचर है उसमें। ख्वाब गफलत से जो जगाने वाली बात है, नया ख्वाब दिया, उस उनकी शायरी में जो एक जज्बा मिलता है और जो शाहीन का कंसेप्ट है, उसकी मिसाल दे सकते हैं। और फिर आजकल दुनिया में हैप्पीनेस के ऊपर और कामयाबी के मौजू के ऊपर लिटरेचर क्रिएट हो रहा है, जैसा कि बहुत सारे आथर्स इस पे लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे आथर्स हैं, जिनमें जैक्सन फील्ड है, नेपोलियन हिल है। उनकी शोरे आफाक किताब थिंक एंड ग्रो रिच बहुत मशहूर हुई, और उसके अलावा और बहुत सारे आथर्स जो हैं, रॉबिन शर्मा है, जो कि लिख रहे हैं कि खुशी कैसे मिलती है और कामयाबी जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है। और वो ये उनका जो राइटिंग्स हैं, उनका यही थीसिस होता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, और मैथमेटिकल के असूल के मुताबिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस लिटरेचर से पहले दुनिया में ये समझा जाता था कि आप कामयाबी बाई स्ट्रोक ऑफ लक हासिल करते हैं, और ये इसमें कोई इन्होंने बाकायदा रूल्स बनाए कि इस लिटरेचर में आके कि ये रूल्स हैं और इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप दुनिया में खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये लिटरेचर भी ऐसा है जिसने दुनिया के बहुत ज़्यादा यूथ को और बहुत ज़्यादा ये इनकी किताबें जो हैं वो बेस्ट सेलर बुक्स हैं, जिन्होंने दुनिया की माइंड्स को, बहुत सारे पढ़ने वालों के ज़हनों को चेंज किया और उनके अंदर उम्मीद की शमع रोशन की हैं। फिर इसके बाद आते हैं कंक्लूजन। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली द नीड फॉर ह्यूमैनिटी बट आल्सो ए होप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो ये आपने एक प्रॉस्पेक्ट दे दिया, एक यहाँ पे भी वजाहत बातें वही की हैं जो कि आप पहले कह रहे थे। तो इसमें ये एक आपने एक रोशन मुस्तकबिल की भी इसमें बात कर दी है। तो ये इसकी आउटलाइन है। अब हर इसी पैटर्न के ऊपर, इसी सीक्वेंस के साथ हमने इस पे ऐसे डेवलप किया है। इस तमाम आउटलाइन को हमने डाला है इंट्रो में इस अंदाज से कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसमें आप देखें कि इसमें मैंने अब जो थीसिस स्टेटमेंट है, क्योंकि ऊपर सारा एक लिहाज से मैंने बयान कर दिया है कि व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन दिस ऐसे। तो इसमें आप ब्लू में जो पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, इन दिस ऐसे आई वुड थ्रो लाइट ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर इन डिटेल्स टू हाईलाइट द नीड ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइव्स। इसमें आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, दिस ऐसे वुड थ्रो लाइट ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर in detail to highlight the need of literature in our lives। तो इस तरीके से आप ये आपका मुकम्मल हो जाता है इंट्रो। उसके बाद आप ये दूसरा पॉइंट बयान करते हैं और यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं ऐसे की डेफिनेशन को, सॉरी, लिटरेचर की डेफिनेशन को। आई वुड टेक दी ब्रॉडर
definition of literature as being the entire body of writings on any particular subject. Literature has profound impact on our individual and social lives. The aspects of that impact have been explained in the following paragraphs. First, I will explain the need of literature in the lives of the readers. तो यहाँ से हर एक पॉइंट जो हमने पहले 12 पॉइंट्स बताए थे, हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ है कि किस तरह ये हमारे माइंड्स को एक्सपेंड करता है, किस तरह ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, किस तरह ये हमें टॉलरेंट बनाता है टुवर्ड्स अदर कल्चर्स एंड बिलीफ्स, किस तरह ये इंटेलेक्चुअल प्लेयर लाता है आपके माइंड में, किस तरह ये जो जनरेशन्स के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपको रोशनास कराता है, किस तरह आपको हिस्ट्री के लेसन मिलते हैं और कैसे ये आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। इसमें मैंने कुछ किताबों का भी हवाला दिया है। इसमें एक किताब है दी सक्सेस प्रिंसिपल्स के नाम से, जो बड़ी मशहूर किताब है, और इसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच का हवाला है। मकसद ये है कि आप अपने जो बात आप कर रहे हैं उसको साबित करने के लिए, हो सकता है आपके पास बहुत सारी मिसालें हों, बट यू हैव टू चूज 1 or 2 एग्जांपल्स, क्योंकि आपके पास एक बात करने के लिए 5 से 6 सेंटेंसेस हैं, या 6 से 8 सेंटेंसेस कह सकते हैं आप। तो आपको हर एक पॉइंट को स्टेब्लिश करने के लिए 1 से 2 पॉइंट चाहिए, फिर उनको एक्सप्लेन करना, और इस तरीके से आपके 6 से 8 सेंटेंसेस पूरे हो जाते हैं। अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, लेट्स से अगर मुझे इसी बात को कहने के लिए कि लिटरेचर हमें इंस्पायर करता है और हमें सक्सेसफुल करता है, तो मुझे अगर इस पे बॉडी पैराग्राफ लिखना है तो मैं इसमें 1 या 2 मिसालों से ज़्यादा मिसालें नहीं दूंगा, वरना तो ये फिर बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाएगा, और ये इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू फोकस आउट ऑफ बैलेंस ऑन एनी पर्टिकुलर आइडिया। आपने तमाम आइडियाज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, इक्वल सिग्निफिकेंस देनी है, चाहे आपका नॉलेज उस आइडिया के बारे में ज़्यादा ही क्यों ना हो, आपने उसको एक लिमिट में रखना है ताकि आप सबको यूनिफॉर्मली अटेम्प्ट कर सकें। फिर इस कैसे ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और कैसे ये हमारा करैक्टर बिल्ड करता है। इसके बाद हम आते हैं कैसे ये हमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स के बारे में अवेयरनेस देता है। बेटर राइटिंग स्किल्स कैसे पैदा होती हैं पढ़ने वालों के अंदर, कैसे नए आइडियाज आते हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर एक बॉडी पैराग्राफ बिल्ड किया गया है। फिर अब चूंकि हम बात करने जा रहे हैं, रीडर्स की बात हो गई कि रीडर्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, अब हम बात करते हैं राइटर्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन पैराग्राफ लगाया। तो लिटरेचर जो है वो, आप जो भी पैराग्राफ शुरू करेंगे, चाहे ट्रांजिशनल होगा, चाहे बॉडी पैराग्राफ होगा, चाहे एंटर होगा, उस पर इंडेंट लगाएंगे, यानी इंडेंट से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप शुरू करते हैं, फिर दूसरी लाइन में फिर आप पीछे हट जाते हैं, जैसा कि ये इंडेंट लगाया है। तो फॉर राइटर्स हम देखते हैं कि ये इट गिव्स एक्सप्रेशन टू योर थॉट्स, और ये दूसरा ये इसका फायदा होता है कि इससे आपको कैथारसिस मिलता है। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने गम को जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे गम का बोझ हल्का हो जाता है, और बहुत सारी शायरी भी इस तरह ही हुई है कि जो शायर थे उन्होंने ये बयान किया कि अगर हम शायरी ना करते तो शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जीना। तो शायरी करके हमने अपने दुखों को अपने अल्फाज की सूरत में, अपने अशार की सूरत में अपने आप से उनको वेंट आउट किया, अपने जज्बात को वेंट आउट किया। फिर इसमें नॉलेज की ट्रांसफ़र का एक मीडियम है राइटिंग लिटरेचर के। एक जैसे आप वोल्टायर की मिसाल ले लें, वोल्टायर के अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी लाइफ जो है उसको इतने थ्रेट थे कि वो भागता रहा, और
कहते हैं कि वो अपनी किताबें जो हैं वो नाम से भी नहीं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने सुना है उसके बारे में कि उसको बड़ा थ्रेट था, उसकी लाइफ को थ्रेट था, बट उसकी लिटरेचर ने दुनिया को इतना इंस्पायर किया। और आज भी हम उसकी कोटेशन वगैरह पढ़ते हैं और उसकी जो किताबें हैं बहुत सारी अभी नायाब भी हैं। और उस दौर में जब लिखना और नए आइडियाज देना जो है वो एक ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा मौत थी। तो अहले इल्म लोगों ने अ, बेखौफ व ख़तर होके अपने आइडियाज़ आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए एफर्ट्स की, अपनी जानों को दांव पे लगाया और उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा। मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने इसको अपना कर्ज समझा कि जो कुछ उनको इल्म से नवाज़ा गया था, उन्होंने आगे उनको पास करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। फिर उसके बाद आते हैं कि जब लिखा जाता है, तो जो ऑथर का नाम होता है, उसका काम होता है, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है लाइब्रेरियों में और पढ़ने वाले उनको हमेशा याद रखते हैं। इन्फिनिट इन्फिनिटी उनकी एज होती है। इसके बाद हम चूँकि शिफ्ट हो रहे हैं कि कौन-सी मिसालें हैं, तो यहाँ से हम ट्रांज़िशन लगाएँगे और उसके बाद हमने ये होली कुरान की एग्ज़ाम्पल दी कि कैसे होली कुरान से कैसे इम्पैक्ट आया एरा ऑफ इग्नोरेंस में। फिर उसके बाद हमने इसमें टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट की भी बात की। इनको भी हमने एक्सप्लेन किया कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो टीचिंग्स हैं, कैसे वो उस दौर में इनकलाब ले आईं। इसके बाद हमने बात की सर सैयद अहमद ख़ान की, एक एग्ज़ाम्पल दी, उसकी किताबों का हवाला दिया, उसकी जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, उसकी जो किताबें थीं, उसके जो मैगज़ीन थे, लिटरेरी सर्विसेज़ थीं, तहज़ीबुल अखलाक और उसकी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, उसका हवाला दिया। उसके बाद हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो पोएट्री है, किताबें हैं, उनको एक्सप्लेन किया, उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन किया। और आखिर में हमने वही जो मोटिवेशनल या सक्सेस के ऊपर जो काम हुआ है, जैसा कि 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, स्टेफन आर कवी की एक शोरा आफाक किताब है। और एक और ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये मुख्तलिफ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को बड़े आसान ज़बान में बयान करते रहते हैं। ये आपका आर्ट है कि किस तरह आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो कैसे आप इम्प्रोवाइज़ करके अपने ऐसे में शामिल करते हैं। आखिर में जो कंक्लूजन है, इसमें हमने ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की, उन सब का ज़िक्र किया कि हमने ये तमाम आइडियाज़ डिस्कस कर लिए हैं और हमने एस्टेब्लिश कर दिया इन पॉइंट्स को। अब हमने इसमें कोई नया आइडिया तो नहीं डाला। हमने ये कहा कि ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, एस्टेब्लिश किए हैं। इनका जो लिटरेचर का इम्पैक्ट है अपनी ज़िंदगियों पे वो क्या-क्या है, उनको एक-एक, दो-दो सेंटेंस में एक्सप्लेन किया। फिर मिसालों की बात की। फिर आखिर में हमने देखा कि ये आखिरी सेंटेंस आप देख सकते हैं। Keeping in view what has been illustrated already, it can be said that literature is not only the need for mankind, but it is hope for better future। यहाँ पे आपने एक बेटर प्रॉस्पेक्ट की बात कर दी। तो थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अगेन रेपिटेशन ही है, जो आपको बताना ज़रूरी है कि ये आप ज़हन में रखें कि जो स्केलेटन ऑफ एसे है, एसे का जो पूरा स्केलेटन है वो आउटलाइन में होता है और आउटलाइन के जिस्ट के ऊपर ही इंट्रोडक्शन खड़ा हुआ होता है। यानी उसमें आउटलाइन का हर पॉइंट को आप समराइज़ करते हैं इंट्रो में और सीक्वेंस भी वही रखते हैं जो आउटलाइन के सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस से आप आइडियाज़ को इंट्रो में डालते हैं और उसी सीक्वेंस से फिर हर पॉइंट को जो कि आपने समराइज़ करके इंट्रो में डाला होता है, अब हर एक पॉइंट को आप
सेपरेट बॉडी पैराग्राफ में लिखते हैं उसी सीक्वेंस के साथ। और फिर उसके बाद इस हद तक ये ऑर्गेनाइज होता है कि आप नंबर ऑफ आउटलाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने होंगे। अब अगर मैं आपको वो दिखाऊं, सिंपली अगर आपको मैं आउटलाइन दिखा दूं तो मैं उसको काउंट कर सकता हूं कितने बॉडी पैराग्राफ्स हैं और कितने इसमें इंट्रो के पैराग्राफ्स हैं, और कितने सॉरी इंट्रो का और कंक्लूजन को एक पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ भी काउंट किए जा सकते हैं। कंक्लूजन जो है आपके मेन पॉइंट को समराइज करता है और आखिर में वो एक उम्मीद का पैगाम देता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया एंड टू क्लैरिफाई, जिसको हम पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं, कि यहाँ से मैं काउंट कर सकता हूँ कि कितने मैंने पैराग्राफ लिखे हैं। क्योंकि ये ऐसे आपके थीसिस के ऐसे जो आप लिखेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा है, बट टू एक्सप्लेन यू मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है कि इंट्रो का एक पैराग्राफ, ये एक बॉडी पैराग्राफ, ये एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ, और ये 12 पॉइंट्स, ये 12 पैराग्राफ्स हैं। कुल ये पैराग्राफ 13 हो गए हैं। 13 के बाद ये अगेन एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ है, और ये 4 फिर बॉडी पैराग्राफ्स हैं। 17 बॉडी पैराग्राफ्स हो गए हैं। 17 और 4 21, तो 21 इसमें बॉडी पैराग्राफ्स हैं, एक इंट्रो का पैराग्राफ है, एक कंक्लूजन का है, और इसमें 3 पैराग्राफ्स में है वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स हैं। इसमें इस तरीके से आप, यानी इतना ये ऑर्गेनाइज्ड लिंक होता है आउटलाइन का आपके ऐसे के साथ कि आप आउटलाइन को देख के ना सिर्फ अपने पैराग्राफ्स की नंबर को काउंट कर सकते हैं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि कौन सा आउटलाइन के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा गया उसका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि आपने वही सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो ये था हमारा ऐसे लिटरेचर के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अपना ख्याल रखें।